नमस्कार दोस्तों। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 29 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सीरीज़ का। और जो आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, यानी जो टैक्स के कानून हैं उनका निर्वचन, उनकी व्याख्या कैसी होती है। तो दोस्तों शुरुआत करें आज के लेक्चर की। तो देखिए दोस्तों, टैक्सिंग स्टैट्यूट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझें। टैक्स स्टैट्यूट्स क्या करते हैं, फिनेंशियल लायबिलिटी इम्पोज करते हैं उन इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़, मतलब एंटिटीज़ का मतलब जैसे कंपनीज होगी या फर्म्स होगी उनके ऊपर, राइट। तो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स मतलब ऐसे कानून जो फिनेंशियल लायबिलिटी इम्पोज करते हैं ऑन इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़, बिकॉज टैक्सिंग डायरेक्टली अफेक्ट्स प्रॉपर्टी राइट्स एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी राइट्स या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। दैट्स वाई कोर्ट इंटरप्रेट टैक्सिंग स्टैट्यूट्स विद ग्रेट क्वेश्चन, राइट। अनलाइक बेनिफिशियल स्टैट्यूट्स, taxing laws are traditionally interpreted strictly, making tax liability, it means tax liability cannot be imposed unless it clearly falls within the words of the statutes। मतलब हुआ इसका कि जानबूझ के टैक्स की लाइबिलिटी को इम्पोज नहीं कर सकते हैं। So therefore judiciary ensures that taxing is imposed only according to the law and not through inference, presumption और analogy। इसको ध्यान रख लेंगे, इन्फ्रेंस, प्रिजम्पशन और एनालॉजी, यानी कि तुक्के से नहीं भी किसी के ऊपर टैक्स लगा देंगे, ठीक है ना। जुगाड़ से टैक्स नहीं लगा देंगे, या किसी को जानबूझ के फंसा के प्रोविजन में टैक्स नहीं लगा देंगे। यदि लगता है तो ही लगाएंगे, इसका मतलब ये हुआ सीधा सा। अब यानी कि जो टैक्स के स्टैट्यूट्स में जो इंटरप्रिटेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें सिद्धांत क्या रहने वाला है, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का। अब प्राइमरी रूल गवर्निंग टैक्सिंग स्टैट्यूट्स इज स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, राइट। तो पहला इसमें देख लेंगे इसका उप सिद्धांत, सब प्रिंसिपल क्या है। टैक्स ओनली बाय क्लियर ऑथराइजेशन, टैक्स कैन ओनली बी इम्पोज व्हेन द स्टैट्यूट क्लियरली ऑथराइजेज इट, यानी कि कानून जो है अपने किसी प्रावधान में यदि किसी व्यक्ति पर या किसी संस्था पर टैक्स लगा रहा है तो ही लगेगा, पहली बात होगी भैया। दूसरा देखिए, नो इम्प्लीकेशन और इक्विटी, देयरफॉर देयर इज नो रूम फॉर इम्प्लीकेशन और इक्विटेबल कंसिडरेशन, यानी कि जानबूझकर फंसा कर नहीं टैक्स लगा सकते। स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी लैंग्वेज है तीसरा इसका सब प्रिंसिपल उप सिद्धांत हो गया। लायबिलिटी टू टैक्स मस्ट बी डिटरमाइंड स्ट्रिक्टली फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी और को कानून का हवाला देकर आप टैक्स नहीं लगा सकते, यदि उसी कानून में टैक्स लगता है तो लगाएंगे। तो ये तीन उप सिद्धांत हो गए, ठीक है। नाउ दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम देयर इज नो टैक्स विदाउट क्लियर वर्ड्स ऑफ लॉ। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का बेस है ये सिद्धांत कि बिना कानून के टैक्स नहीं लगता। अब केस लो करते हैं दोस्तों। ए वी फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, रिपोर्टेड इन ऑल इंडिया रिपोर्टर 1957, सुप्रीम कोर्ट एट पेज नंबर 657, दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस द केस। डेट ऑफ जजमेंट इज 4 अक्टूबर 1957। और कौन कौन से कानून इसमें इन्वॉल्व थे, ट्रेवनकोर कोचीन जर्नल सेल्स टैक्स एक्ट 1949। और प्रोविजन कौन सा था, रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 5। फैक्ट्स क्या थे, जो असेसी यानी जिसके ऊपर टैक्स लगा है, असेसी चैलेंज द इम्पोजिशन ऑफ सेल टैक्स आर्ग्यूइंग दैट ट्रांजैक्शन डिड नॉट फॉल विद इन द चार्जिंग प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट, यानी कि जो सेक्शन 5 है वो मेरे ऊपर नहीं लगता है, ऐसा असेसी ने कहा। इशू ये था कि वेदर टैक्स कुड बी इम्पोज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन वाज नॉट क्लियरली कवर्ड अंडर द चार्जिंग प्रोविजन। अब जो ट्रांजैक्शन जो भी हुई जिसपे ये सेल टैक्स लगा है सेक्शन 5 के तहत, क्या अगर वो नहीं ट्रांजैक्शन कवर हो रही इस प्रोविजन में तो क्या फिर भी टैक्स लग सकता है। जजमेंट वाज, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लायबिलिटी टू टैक्स मस्ट बी डिटरमाइंड स्ट्रिक्टली फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट एंड इफ द लैंग्वेज इज क्लियर कोर्ट्स कैन नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट वर्ड्स, यानी कि तोड़ मरोड़ के टैक्स नहीं लगा सकते। और सिद्धांत क्या निकला, ए टैक्सिंग स्टैट्यूट मस्ट बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड एंड नो टैक्स कैन बी इम्पोज बाय इम्प्लीकेशन। तो ये बात हो गई ए वी फर्नांडिस से क्लियर के आप तोड़ मरोड़ के कानून की भाषा को टैक्स नहीं लगा सकते। अब रैशनल क्या है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के पीछे, इसका टैक्सिंग जो है क्यों जस्टिफाइड है, टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन रैशनल देखते हैं इनके आधार क्या है। क्योंकि टैक्सिंग जो है प्रॉपर्टी राइट्स को अफेक्ट करता है और क्लैरिटी ऑफ टैक्स लाइबिलिटी होना ज़रूरी है किसी भी
नागरिक के लिए पता होना चाहिए कि किस बात पे कहाँ पे टैक्स लगेगा। आर्बिट्रेरी टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। सर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आम नागरिक के लिए ये पता होना चाहिए कि मेरी ये जो ट्रांजैक्शन है जो मैं कर रहा हूँ, क्या इस पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है। ऐसा उनको सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, और प्रेडिक्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि लग सकता है। ये दोनों ही बातें यहाँ पे ज़रूरी हैं। केस लॉ देखते हैं दोस्तों। CIT मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, शाह वर्सेस शाहजादा नंद एंड सन्स, रिपोर्टेड इन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू SCR 1966 वॉल्यूम 3 एट पेज 379। डेट ऑफ जजमेंट इज 19 अगस्त 1966, और लॉज इन्वॉल्व थे इनकम टैक्स एक्ट 1922 सेक्शन 10। फैक्ट्स क्या थे कि डिस्प्यूट वाज कंसर्निंग इंटरप्रिटेशन ऑफ ए प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सिंग ऑफ बिजनेस इनकम, कि बिजनेस इनकम पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है, इस तरीके का कोई प्रोविजन का इन्वॉल्व था जो सेक्शन 10 के राउंड इवॉल्व करता है। इशू ये है कि वेदर टैक्स लायबिलिटी कुड बी एक्सपेंडेड बियॉन्ड द एक्सप्लिसिट वर्डिंग ऑफ द स्टैट्यूट, यानी कि कानून में जितना बताया क्या उससे अधिक लगा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन टैक्सिंग स्टैट्यूट्स देयर इज नो रूम फॉर प्रिजम्पशन और इंटेंडमेंट, यानी कि सपोज नहीं कर सकते कि इतना लगेगा ही लगेगा, या प्रिज्यूम करके कि भैया इतना लगा देते हैं। नथिंग इज टू बी रेड इन टू द स्टैट्यूट, कुछ भी इसमें रीड नहीं करेंगे, जो लिखा है केवल उसी को रीड करेंगे। सिद्धांत निकला टैक्स लायबिलिटी मस्ट अराइज स्ट्रिक्टली फ्रॉम द स्टैट्यूटरी लैंग्वेज, यानी कि कानून के प्रावधानों के तहत ही टैक्स लगाएंगे, अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के नहीं लगाएंगे। की जुडिशियल प्रिंसिपल्स क्या हैं जो डिफरेंट इसमें निकलते हैं केस लॉज में। देख तो गोविंद सरन गंगा सरन वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स, साइटेशन जो है इसका 1985 वॉल्यूम 155 ITR 144 सुप्रीम कोर्ट, डेट ऑफ जजमेंट इज 4 अप्रैल 1985, और इसमें नो इन्वॉल्व था यूपी सेल टैक्स एक्ट 1948। इशू ये था कि whether tax liability arose when the statute did not clearly specify the rate and taxable event। अब आप समझ गए होंगे इतना तो लेक्चर में कि ये नहीं मिलेगा यहाँ पे। What are the essential components required for a valid tax levy? Supreme Court held that a valid tax must clearly identify number 1 taxable event, कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, पर्सन लाइबल, रेट ऑफ टैक्स एंड मेजर ऑफ टैक्स, चार चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यदि चारों कवर होंगी तो फिर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। इफ़ एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मिसिंग द लेवी फेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट केस, गोविंद शरण गंगा शरण 1985 का। दूसरा सिद्धांत है एम्बिग्यूटी इज रिजोल्व इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर। यदि एक से अधिक व्याख्याएं निकलती हैं तो वो व्याख्या लेंगे जो टैक्स पेयर यानी SSC के फेवर में होगी। CIT वर्सेस वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड 1973 SCC वॉल्यूम 1 एट पेज 442, डेट ऑफ जजमेंट इज 24 अप्रैल 1973। लॉज इन्वॉल्व हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 271। फैक्ट्स हैं टू पॉसिबल इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट रिगार्डिंग द पेनल्टी प्रोविजन, विच इंटरप्रिटेशन शुड बी अडॉप्टेड। इशू ये है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन टू रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग प्रोविजन एग्जिस्ट द वन फेवरेबल टू द SSC शुड बी अडॉप्टेड। बेनिफिट ऑफ एम्बिग्यूटी गोज टू द टैक्स पेयर। क्लियर हो गया बिल्कुल। अब एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, इस स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन का एक्सेप्शन है पर्पजिव अप्रोच। पर्पजिव अप्रोच का मतलब हो गया मिस्चीफ रूल, बेसिकली जो हम पिछले इसमें किया है हमने सीरीज में मिस्चीफ रूल, आप वो जहाँ के देख सकते हैं। मीनिंग ये है यहाँ पे कि टैक्स लायबिलिटी मस्ट अराइज क्लियरली फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट एंड कांट बी इम्पोज्ड बाय इम्प्लीकेशन और रेफरेंस। However, modern fiscal jurisprudence recognizes that rigid literary interpretation may sometimes defeat the purpose of taxation laws। तो कई बार ये होता है कि जो टैक्सेशन लॉ है, जो टैक्स लगाना चाह रहे हैं, वो उसके लिटरल इंटरप्रिटेशन से नहीं निकलता, लिटरल रूल से नहीं निकलता है, तो फिर हम पर्पजिव अप्रोच लगा लेते हैं, मिसचीफ रूल लगा लेते हैं और टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, दोबारा समझा दूँ। लिटरल रूल लगाते हैं सबसे पहले, यानी कि कोई भी कानून है उसके प्रोविजन के तहत लिटरल रूल लगाया, लिटरल उसकी व्याख्या करी, शाब्दिक व्याख्या करी, उसमें वो टैक्स नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम लगा देते हैं क्योंकि उसकी जो मिसचीफ है, उसका पर्पज़ है जो स्टैच्यूट का, वो डिफीट ना हो। इसको एक बार व्याख्या से समझ लेंगे आगे, अभी हम इसको क्लियर करते हैं। तो
पर्पजिव इंटरप्रिटेशन टैक्स लॉ, इसका मतलब क्या है? एक तो ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन देखेंगे भैया सबसे पहले, फिर मिसचीफ क्या है, ठीक है ना, जिससे लॉ बनाया गया है जो मिसचीफ दूर करने के लिए, वो क्लियर करेंगे। फिर इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसी देखेंगे, तीन चीज़ें देखेंगे, ऑब्जेक्ट, कानून का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, मिसचीफ क्या है जो जिसको दूर करने के लिए बनाया गया, और इकोनॉमिक फिजिकल पॉलिसी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से देखेंगे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। पर्पज एंड कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, क्लियर करते हैं इसको अभी। रैशनली क्या है पर्पजिव अप्रोच का? टैक्स इवेजन ना हो, लेजिस्लेटिव इंटेंट बचा रहे, पब्लिक रेवेन्यू प्रोटेक्ट हो, और इफेक्टिवनेस ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स इन मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम मेंटेन रहे, ठीक है, लॉ जो है इफेक्टिव और मीनिंगफुल रहे, इसके लिए रैशनल है ये आपका। अब जुडिशियल रिकॉग्निशन को कर लेते हैं फटाफट इसमें कवर। इंटरप्रिटेशन जो है, पर्पजिव इंटरप्रिटेशन, इट ऑपरेट्स क्लियरली विद इन दी लिमिट्स, विद इन क्लियर लिमिट्स, यानी कि टैक्स लाइबिलिटी मस्ट स्टिल अराइज फ्रॉम स्टैट्यूटरी लैंग्वेज एंड कन्फर्म टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स, राइट। अब के.पी. वर्गीस वर्सेज इनकम टैक्स ऑफिसर reported in Supreme Court cases 1981, Volume 4 at page 173, date of judgment is 7th of September 1981. Laws involved in Income Tax Act 1961, provision है सेक्शन 52 का क्लोज 2। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि जो कैपिटल गेन्स हैं, यानी कि प्रॉपर्टी बेची उसने, एसएससी ने, और जो एक्चुअल सेल जो प्राइस था वो प्रॉपर्टी की वैल्यू से कम हुआ, तो टैक्स अथॉरिटीज़ ने क्या किया, सेक्शन 52 क्लोज 2 के तहत उसको कहा कि जो भी मार्केट वैल्यू है और जो आपने डिक्लेयर किया, यानी कि जितना भी आपने बेचा है उसका जो डिफरेंस है उसके ऊपर टैक्स दीजिए। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 52 क्लोज 2 स्टिल अप्लाई। इशू ये था कि इवन व्हेन देयर इज़ नो इंटेंशन टू इवेड टैक्स, के.पी. वर्गीस ने बड़ा क्लियरली कहा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करती है कि भी मैंने प्रॉपर्टी कम सेल प्राइस पे बेची है, या और सेक्शन 52 क्लोज 2 का जो है ऑब्जेक्टिव ये है कि टैक्स इवेजन, तो जब मैंने कोई टैक्स इवेजन किया ही नहीं तो मेरे ऊपर क्यों लगाया जाए। और यहाँ पे बड़ा क्लियर हो गया कि जो टैक्स प्रोविजंस हैं, टैक्स लॉज हैं, दे मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ देयर पर्पस एंड पर्पजिव इंटरप्रिटेशन में बी अडोप्टेड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ टैक्स लॉज। टैक्स लॉज का पर्पस है टैक्स इवेजन, नॉट टू हरास द असेसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, के.पी. वर्गीस वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर 1981 का, इसको ज़रूर से याद रखिएगा आप। अब मैकडोवल एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर CTO 1985, वॉल्यूम 3 SCC 230, और डेट ऑफ जजमेंट हो गया 25 अप्रैल 1985। आंध्र प्रदेश जनरल सेल्स टैक्स एक्ट इसमें इन्वॉल्व था। फैक्ट ये थे, कंपनी यूज सर्टेन कॉर्पोरेट अरेंजमेंट्स टू रिड्यूस इट्स टैक्स लाइबिलिटी थ्रू आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शंस, आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शन करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश की। नाउ द कोर्ट शुड परमिट टैक्स अवॉइडेंस थ्रू टेक्निकल लीगल अरेंजमेंट्स, इशू ये था। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टैक्स अवॉइडिंग स्कीम्स आर डिजाइंड टू सर्कमवेंट टैक्सेशन लॉज, दे आर अनएक्सेप्टेबल। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा इसको देख के। कोर्ट मस्ट इंटरप्रेट टैक्सिंग स्टैट्यूट्स इन ए वे दैट प्रिवेंट एब्यूज ऑफ लॉ, यानी कि अगर कोई आदमी डिफ्रॉड करता है, यानी किसी तरह की सेम ट्रांजैक्शन करके, आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शन करके टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, सो कोर्ट शुड अडॉप्ट द पर्पजिव कंस्ट्रक्शन। और पर्पस क्या था स्टैट्यूट्स का, आंध्र प्रदेश जनरल सेल्स टैक्स एक्ट का, कि टैक्स की चोरी ना हो, जो कर रहा है उसके ऊपर लगाएंगे। तो ये है पर्पजिव कंस्ट्रक्शन दोस्तों, ये बेस्ट एग्जांपल हो गया मैकडॉवेल एंड कंपनी का, ठीक है। सिमिलरली वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, reported in Supreme Court cases 2012 volume 6 at page 613, date of judgment is 20th January 2012, Income Tax Act 1961 section 9 and 195। फैक्ट्स क्या है कि वोडाफोन रिक्वायर्ड शेयर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी दैट इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड एन इंडियन टेलीकॉम कंपनी एंड, ठीक है, एक वोडाफोन ने एक्वायर कर लिए फॉरेन कंपनी के शेयर्स, और ऐसी वो कंपनी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी एक इंडियन टेलीकॉम कंपनी को। नाउ द टैक्स डिपार्टमेंट sought टू टैक्स द ट्रांजेक्शन एज कैपिटल गेन्स अराइजिंग इन इंडिया। तो इस ट्रांजेक्शन को कैपिटल गेन माना और टैक्स लगाया इसके ऊपर।
नाउ वेदर इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन असेट थ्रू ऑफ श्योर ट्रांजेक्शन वाज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। किसी फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदना जो इंडिया में वो कंपनी काम कर रही है, तो क्या हम उसको कैपिटल गेन मान के उस ऑफ शोर ट्रांजेक्शन को, फॉरेन ट्रांजेक्शन को टैक्स लगा सकते हैं क्या? कोर्ट ने एग्जामिन किया लिटरल रूल को सबसे पहले और फिर पर्पजिव अप्रोच को, और कंक्लूड ये किया कि टैक्सेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन क्लियर लेजिस्लेटिव लैंग्वेज। सो इस कानून में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था कि जो इस इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र को कवर कर रहा हो। सो टैक्स डिमांड वाज हेल्ड इनवैलिड। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि टैक्स के अंदर नो प्रिजम्पशन, नो इंटेंटमेंट, नो इंटेंटमेंट, ठीक है, नो इम्प्लीकेशन। लगेगा तो लगाएंगे, ज़बरदस्ती फंसा के नहीं लगाएंगे। तो ये केस वोडाफोन वाला इस बात को क्लियर कर रहा है दोस्तों। दूसरा देखिए आप, इसमें केस लो आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आज़ादी बचाओ आंदोलन। साइटेशन है इसका, रिपोर्टेड इन सुप्रीम कोर्ट केसेस 2004 वॉल्यूम 10 एट पेज नंबर 1। डेट ऑफ जजमेंट इज 7th of October 2003। लॉज इन्वॉल्व है इनकम टैक्स 1961 एंड इंडिया एंड मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। फैक्ट्स क्या हो गए? फॉरेन इन्वेस्टर यूज द मॉरिशस टैक्स ट्रीटी टू रिड्यूस कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। और इशू ये है कि वेदर सच अरेंजमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट इलीगल टैक्स अवॉइडेंस। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग इज परमिसिबल एंड पर्पसिव इंटरप्रिटेशन शुड नॉट एलिमिनेट लॉफुल टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय लेजिस्लेशन। यदि कानून ही बता रहा है कि टैक्स आप इनमें बचा सकते हैं तो उन प्रोविजन में बचा सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये पर्पसिव इंटरप्रिटेशन है। लिमिट्स क्या है पर्पजिव अप्रोच की? आर्टिकल 265 हो गया, नो टैक्स विदाउट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। आपका आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कोर्ट्स कांट रीराइट स्टैट्यूट्स, यानी कि कोर्ट का काम है व्याख्या करना, वो नया कानून नहीं बना सकते यहाँ पे। ट्रेसेबल टू स्टैट्यूटरी लैंग्वेज, टैक्स लायबिलिटी मस्ट स्टिल बी ट्रेसेबल टू द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट्स, कानून के प्रोविजन में लगनी चाहिए, ठीक है जी। पर्पजिव इंटरप्रिटेशन सप्लीमेंट्स बट डज नॉट रिप्लेस स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। सप्लीमेंट का मतलब हो गया कि पहला लगाएंगे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, उसमें अगर पर्पज सोल्व नहीं हो रहा स्टैट्यूट का, फिर लगाएंगे पर्पजिव इंटरप्रिटेशन, राइट। अब डिस्टिंक्शन होगी देखिए दोनों के अंदर, स्ट्रिक्ट और लिबरल में। लिबरल का मतलब यहाँ पे होगा पर्पजिव। जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है वो है अप्रोच हो गया फोकस ऑन लिटरल मीनिंग, पर्पजिव में हो गया ऑन लेजिस्लेटिव इंटेंट। एप्लीकेशन है इसकी चार्जिंग प्रोविजंस, और पर्पजिव का हो गया एंटी इवेजन प्रोविजंस। एंटी इवेजन का मतलब टैक्स बचाओ वाले प्रोविजन। बेनिफिशियरी हो गया इसमें टैक्स पेयर, और लिबरल के अंदर हो गया रेवेन्यू, ठीक है जी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। केस लो है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स वर्सेस दिलीप कुमार एंड कंपनी। साइटेशन हो गया रिपोर्टेड इन सुप्रीम कोर्ट केसेस 2018 वॉल्यूम 9 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये जरूरी होता है दोस्तों, यानी कि जो जिसमें सिंगल बेंच हो गया, एक जज हो गया वो सिंगल बेंच, दो हो गए डबल बेंच, तीन का मतलब हो गया फुल बेंच, और पाँच का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें कि चीफ जस्टिस बैठते हैं। डेट ऑफ जजमेंट ऑफ 30th July 2018, कस्टम एक्ट 1962, एग्जाम्शन नोटिफिकेशन, ये लॉ इन्वॉल्व हो गया। नाउ फैक्ट्स आर डिस्प्यूट रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स एग्जाम्शन नोटिफिकेशन। इशू ये था कि हु गेट्स बेनिफिट ऑफ एम्बिग्यूटी इन एग्जाम्शन क्लोजेज। कोर्ट हेल्ड दैट एम्बिग्यूटी इन एग्जाम्शन क्लोजेज मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू एंड नॉट द एसएससी। ये यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के टाइम जब भी कोई एम्बिग्विटी होगी, बेनिफिट होगा, वो एसएससी को जाएगा। लेकिन जब एग्जाम्पशन क्लोजेस की बात कर रहे हैं कि इसमें आप एग्जम्प्ट हैं, टैक्स नहीं दे सकते, और यदि उसमें कोई एम्बिग्विटी है, उसमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, एम्बिग्विटी इन एग्जाम्पशन क्लोजेस मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू, मतलब सरकार के फेवर में हम करेंगे, ठीक है जी। तो चार्जिंग प्रोविजंस हो गए आपका स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन में, और बेनिफिशियल में या लिबरल में हो गया आपका रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को ये जाएगा, रेवेन्यू की फेवर में डिसाइड करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स प्लेस कर देते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 265 हो गया, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस। और आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी 19(1) जी बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है जी।
Now the Supreme Court has repeatedly emphasized that taxing statutes must satisfy these constitutional requirements. तीनों को याद कर लेंगे, 265, 14 और 19(1)(g) को। ठीक है जी। 265 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है जी। वैलिड लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, सही कानून के तहत हो, एग्जीक्यूटिव टैक्सेशन ना हो, सरकार ना लगाए, विधायिका लगाए, लेजिस्लेचर लगाए, कानून लगाए। ठीक है ना जी। तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, ये ध्यान रखिए। स्टैट्यूटरी प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, 1 2 3। लेजिस्लेशन में टैक्स हो, एग्जीक्यूटिव में ना हो, स्टैट्यूटरी प्रोसीजर को फॉलो किया हो। नाउ केस लो देखिए, मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस सेल SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2024 का केस है, SSC ऑनलाइन। ठीक है जी। और डेट ऑफ जजमेंट है 25 जुलाई 2024। लॉज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 और वेरियस स्टेट लॉज इम्पोजिंग माइनिंग रॉयल्टीज़। ठीक है जी, रॉयल्टीज़। नाउ फैक्ट्स ये हैं कि सेवरल स्टेट्स इम्पोज लेवीज ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़। बहुत सारे स्टेट्स ने माइनिंग एक्टिविटीज़ पे आपका टैक्स लगा दिया, आर्ग्यूइंग दैट दे वर टैक्सेस विद इन देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। इशू ये है कि वेदर रॉयल्टीज अंडर माइनिंग लॉज कॉन्स्टिट्यूट ए टैक्स एंड वेदर स्टेट्स हैड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू इम्पोज सच लेवीज और नॉट। जजमेंट ये निकला कि जी सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्शन है बिटवीन टैक्स फी एंड रॉयल्टी, टैक्स फी एंड रॉयल्टी, and held that taxation power must arise strictly from the legislative competence under the constitution. So taxation must derive clear authority from the legislation and constitutional competence. Without such authority a levy violates article 265. ठीक है जी। फिर देखिए सेकंड केस लो, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स वर्सेस कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, साइटेशन है 2021 3 वॉल्यूम 3 SCC 39, still widely relied upon in later taxation litigation including 2024 and 25 केसेस में भी ये चीज़ का बार बार आई कि प्रिंसिपल यही रहेगा कि इफ़ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज़ लैकिंग टैक्स डिमांड बिकम इनवैलिड बिकॉज आर्टिकल 265 रिक्वायर्स लॉफुल ऑथराइजेशन। तो 265 तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि नो टैक्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है जी। सिमिलरली देखिए आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ इन टैक्सेशन। आर्टिकल 14 के अंदर एक तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, जो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टिंग्विशिंग क्लास फ्रॉम अदर्स, और रैशनल नेक्सिस होना चाहिए। जो क्लासिफिकेशन है उसका रैशनल नेक्सिस होना चाहिए विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। यानी कि जो आपने क्लासिफिकेशन किया है, मान लीजिए XYZ कोई भी क्लासिफिकेशन किया है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब हुआ कि उसका जो है ऑब्जेक्ट के साथ रैशनल नेक्सस होना ज़रूरी है। इसमें केस है आपका विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, साइटेशन है 2022 वॉल्यूम 10 SCC 386, और ये मल्टीपल टैक्स पेनल्टी मैटर्स में इन्वॉल्व है। और लॉज इन्वॉल्व हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 प्रिंसिपल है इसके अंदर, इकोनॉमिक लेजिस्लेशन रिसीव जुडिशियल डेफरेंस बट क्लासिफिकेशन मस्ट स्टिल सेटिस्फाई आर्टिकल 14। ठीक है जी। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस VKC फुटस्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, साइटेशन है आपका 2022 वॉल्यूम 2 SCC 603, और GST लिटिगेशन में भी 2024 में भी अप्लाई किया गया, और लॉज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर GST एक्ट 2017 सेक्शन 54 रिफंड वाला जो प्रोविजन है बेसिकली। नाउ द बिजनेसेस चैलेंज रिफंड रेस्ट्रिक्शन अंडर GST, द कोर्ट हेल्ड दैट फिस्कल पॉलिसी चॉइसेस रिसीव वाइड लैटिट्यूड अनलेस क्लासिफिकेशन इज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। प्रिंसिपल ये है टैक्स लेजिस्लेशन मस्ट अवॉइड आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन बट कोर्ट्स जनरली रिस्पेक्ट लेजिस्लेटिव पॉलिसी। आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, यानी कि X पे लगा दिया, Y पे नहीं लगाया, Z पे फिर लगा दिया, तो इस तरीके से नहीं। यानी कि एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर लॉ, प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए, तो ही आप आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होगा, अदरवाइज वो वायलेशन होगा।
आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस की बात करता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, अगर रेस्ट्रिक्शन है तो रीजनेबल हों, प्रोपोर्शनेट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ हों, और इफ़ अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 6 दे फॉल अंडर 19(6) विच परमिट्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है जी, यानी कि एक्सेसिव टैक्सेशन दैट डिस्ट्रॉयज बिजनेस में वायलेट आर्टिकल 19(1)(g). ठीक है जी। सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ CGST, साइटेशन इसका 2004 का, SSC ऑनलाइन। ठीक है जी। और इसमें GST एक्ट है 2017 का, सेक्शन 17 क्लोज 5। नाउ डेवलपर्स चैलेंज डिनाइल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस यूज्ड इन कमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है जी। तो जो डेवलपर्स थे उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट को ही डिनाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया इसके अंदर, टैक्स प्रोविजन अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन मस्ट बी इंटरप्रेटेड रीजनेबली एंड इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स। इसमें तो बहुत अच्छी बात कही। प्रिंसिपल ये निकलता है कि टैक्स लॉज शुड नॉट अनरीजनेबली रेस्ट्रिक्ट लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि आप ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टैक्स लगा के आप डिस्करेज नहीं कर दोगे भैया सफारी रिट्रीट्स में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मदर सुपीरियर अडोरेशन कॉन्वेंट, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मदर सुपीरियर अडोरेशन कॉन्वेंट, साइटेशन 2021 वॉल्यूम 5 SCC 602। अब प्रिंसिपल ये निकला इस केस में कि टैक्स प्रोविजन अफेक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन हार्मनी विद आर्टिकल 19 फ्रीडम्स। तो यानी कि जो भी प्रोविज़न लगाएंगे आप किसी भी बिजनेस एक्टिविटी पे, वो क्या होगा, हारमोनियसली उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे आर्टिकल 19 की फ्रीडम के साथ। आर्टिकल 19(1)(2) से लेके जो आपकी 6 तक आपकी फ्रीडम्स दी हुई हैं। अब 265 को हमने देख ही लिया कि नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, और यानी कि एग्जीक्यूटिव टैक्सेशन नहीं हो सकता। और आर्टिकल 14 का मतलब हो गया इक्वालिटी एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस, इसका मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन नहीं हो सकता। 19(1)(g) का मतलब हो गया फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, इसका मतलब एक्सेसिव इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट थ्रू रिसेंट डिसीजन सच एज मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 2024 का और सफारी रिट्रीट्स का, जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, रीअफर्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि टैक्सेशन पावर मस्ट ऑपरेट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स एंड दीज प्रोविजन कलेक्टिवली इंश्योर्स फेयरनेस, लीगलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फिस्कल सिस्टम। कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, ये तो बात क्लियर हो गई। और इसके साथ साथ कोर्ट इंसिस्ट दैट टैक्स लायबिलिटी मस्ट क्लियरली अराइज फ्रॉम दी स्टैट्यूटरी लैंग्वेज। और मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में हम पर्पसिव इंटरप्रिटेशन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में अलाउ करते हैं। और अल्टीमेटली जो है वो बात ये निकल के आती है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज मस्ट कन्फर्म टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स। ठीक है जी, इंश्योरिंग लीगलिटी, फेयरनेस एंड सर्टेनिटी इन टैक्सेशन। यानी एक लाइन में कहूँ कि नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। नंबर 2, लिटरल इंटरप्रिटेशन से टैक्स नहीं लग रहा तो हम है ना मिसचीफ रूल लगा के, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन लगा के टैक्स लगा देते हैं, वो इन फेवर ऑफ रेवेन्यू चला जाता है, क्योंकि जो उससे लॉ का जो है ना ऑब्जेक्ट डिफीट हो जाता है कई बार, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पर्पसिव लगा दिया। लेकिन जो भी टैक्स एक्टिविटी है, चाहे वो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन में है या पर्पसिव इंटरप्रिटेशन में है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहेगी। तो ये था दोस्तों आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। और यदि आप सीखना चाहते हैं कि आप जो भी सिखाएं किसी को या जो भी बात बताएं वो ना भूलें, तो याद से मेरी इस किताब को, जिसका शीर्षक है हिंदी में मैं सिखाऊंगा भूल कर दिखाओ, और इंग्लिश में इसका टाइटल है आई विल टीच यू आई डेयर यू टू फॉरगेट, आप इसको ख़रीद कर पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है दोस्तों। और इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट,
टेलीग्राम और यूट्यूब पर डॉक्टर अनुपम आचार्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो याद से लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर अनुपम आचार्य नंबर 1 मोटिवेटर एंड ऑथर को भी फॉलो कर सकते हैं। तो साथ देने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।